मैं एक साइड पर बैठा पार्टी की रंगीनियों को देख रहा था। मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। बस मुझे पायल के आगे पीछे घूमना पड़ता था। मैं उसका बॉडीगार्ड था। यही सोचते हुए मैं डांस फ्लोर से हटकर बैठा था जब पीछे से एक सुरीली आवाज ने मुझे चौंका दिया था। आप पायल के ड्राइवर हैं ना? मैंने फौरन सर हिलाया था। वो आपको ऊपर रूम में बुला रही है। उस लड़की ने हाथों से ऊपर वाले फ्लोर की तरफ इशारा किया। क्यों? सब ठीक तो है? मैडम को कुछ हुआ तो नहीं? मैं बेचैन हो गया। पता नहीं, शायद उन्होंने ज्यादा पी ली है। उन्हें चोट लगी है। वो लड़की शरारती नजरों से मेरी तरफ देखती हुई वहां से चली गई थी। हर लड़की की नजर मेरे ऊपर ही थी। मैं कैसे खुद को उन नजरों से बचा रहा था, ये सिर्फ मैं ही जानता था। मगर अब फिक्र बढ़ती जा रही थी। मैं तेज कदमों से ऊपर की तरफ बढ़ा। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते ही मैंने हल्की सी सांस ली और अगले ही पल दरवाजा खोल दिया। मैडम, आप ठीक तो हैं? मैं घबराहट से बोला था, मगर कमरा खाली था। मैडम, कहाँ चली गई आप? मैं पुकारने लगा। अचानक दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। मैं फौरन पलटा और मंजर देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। पायल इस वक्त बहकी हालत में थी। उसने हल्का सा ना होने के बराबर ड्रेस पहना हुआ, जिसमें से उसका फिगर साफ पता चल रहा था। वह अजीब हालत में थी। मैंने नजरें झुका ली। क्या कर रही हैं आप? और ये हुलिया कैसा है? मैं घबरा गया। पायल, जो दरवाजा लॉक कर चुकी थी, धीरे धीरे उन कपड़ों को भी खोलते हुए मेरी तरफ बढ़ी। बस बहुत हो गया। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। आज की रात मैं तुम्हें वो सब देना चाहती हूँ जिसके लिए हर मर्द तड़पता है। और बोली कि ये हसीन लड़की और उसका ये जिस्म सब तुम्हारे लिए हैं। ये कहते के साथ ही उसने अपने हाथों से खुद को छुआ था। मैं पीछे हटकर दीवार के साथ लग गया। मैंने नजर चुरा ली। आप होश में नहीं है मैडम। आपने बहुत ज्यादा पी ली है। अगर साहब जी को पता चल गया तो वो मुझे बहुत बड़ी सजा देंगे। मैंने एक शर्ट उठाई और आगे बढ़ाई। लीजिए, ये पहन लीजिए। लेकिन अगले ही लम्हे पायल ने वो शर्ट मुझसे छीनकर दूर फेंक दी। मैं तो चाहती हूँ कि हमारे बीच सारे फासले मिट जाएं और तुम हो कि ये शर्ट देकर एक और दीवार खड़ी कर रहे हो। ये कहते ही पायल ने धीरे से अपने दोनों बाजू हवा में उड़ाए थे और फिर उसके बाद हल्की फुल्की अंगड़ाई ली, जिससे उसका बचा कुचा कपड़ा भी उसके शरीर से उतर चुका था। उसकी उठती धड़कनों को देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गई थीं। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। पायल ने खुद को पूरी तरह मेरे सामने पेश कर दिया था। मैं एक 29 साल का मर्द था जिसने आज तक किसी औरत को इस तरह खुलेआम होकर अपने पास नहीं देखा था। मैं हैरान रह गया था। मगर मैंने आंखें बंद कर ली थीं, क्योंकि एक याद, एक वादा, एक एहसास मेरे दिल में जागा था। पायल की आवाज मेरे कानों में गूंजी। क्या हो गया है तुम्हें? देखो मुझे, मेरे इस फिगर को देखो। तुम्हारे लिए मेरा ये जिस्म प्यासा है। मैं तड़प रही हूँ। ये मेरा ऑर्डर है। तुम ही मेरी प्यास बुझा सकते हो। तुम खुशकिस्मत हो रणवीर कि तुम्हें पायल खन्ना जैसी औरत मिल रही है, वो भी बिना किसी कीमत के। वो बेड पर बैठते हुए बोली, आओ, मेरे पास आओ। मैं कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा था, फिर धीरे से आगे बढ़ा। लेकिन मेरी आंखों में कोई ख्वाहिश नहीं थी, सिर्फ एक फैसला था। मैं उसके पास गया और दो टुक लहजे में बोला, एक लड़की के खातिर मैं तुम जैसी 1000 लड़कियों को ठुकरा सकता हूँ। मैंने तुम्हारी हमेशा इज्जत की है। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारा क्या हूँ? मैं तुम्हारा नौकर हूँ। नौकर? मगर मैं एक गैरतमंद इंसान हूँ। और तुम अपने बाप की इज्जत का भी मान नहीं रख सकी। पायल की आंखें फैल गई थी। वो हैरान रह गई थी। मैं रुख मोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा और कहता गया, मैं जा रहा हूँ। पार्टी खत्म होने वाली है। मुझ पर रहम करिए और नीचे आ जाइए जल्दी। दरवाजा खोलकर जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने महसूस किया कि दीवार के साथ खड़ी वही लड़की गहरी सांस ले रही थी। उसकी सांसों की महक भी मैं महसूस कर सकता था। ये देखकर उस लड़की के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, मगर मैंने कदम रोकने के बजाय तेज कर दिए थे। मैं उसके बिल्कुल करीब से गुजरा था, लेकिन नजरअंदाज करता हुआ नीचे चला गया। रूहानी की सांस में सांस आई। रूहानी कुमार चिराग कुमार की बेटी थी। ये उसका फार्म हाउस था, जहां उसकी सारी दोस्त उसकी दावत पर आई थी। रूहानी कुमार ने जिंदगी में बस एक ही गलती की थी, सिर्फ एक इंसान से मोहब्बत की थी। उसे ये मालूम नहीं था कि जिससे वो मोहब्बत करेगी वही उसे सबसे ज्यादा दर्द देगा। उसे लगता था
कि वो दुनिया की हर चीज हासिल कर चुकी है, महंगी से महंगी चीज, हर खुशी। लेकिन वो गलत थी, क्योंकि उसकी सच्ची मोहब्बत हमेशा के लिए उसकी नहीं हो सकी थी, और इसमें सारी गलती उसके बाप की थी। चिराग कुमार इस शहर का जाना माना बिजनेसमैन था। उसने अपनी बेटी को उसकी जिद पर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने की परमिशन दी थी, वरना वो तो चाहता था कि रूहानी किसी प्राइवेट कॉलेज में आराम से एजुकेशन कंप्लीट करे। लेकिन ये रूहानी की ख्वाहिश थी कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़े। इसी कॉलेज में एक दिन उसकी मुलाकात मुझसे हुई थी। मैं सबसे अलग एक पेड़ की छांव में बैठकर पढ़ने वाला सीनियर था, जो 1 साल बाद कॉलेज से फ्री होने वाला था। हमारी पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब तेज बारिश होने लगी। रूहानी ने हिचकिचाते हुए मुझसे कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बारिश बहुत तेज है और मुझे रिक्शा नहीं मिल रहा। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आखिर आप रिक्शा में क्यों जाएंगी? मैं तो रोज देखता हूँ कि आप बड़ी सी गाड़ी में जाती हैं। झूठ तो मत बोलिए। ये सुनकर रूहानी घबरा गई। वो गाड़ी मेरी नहीं, मेरे मालिक की है। मैं तो एक काम करने वाली की बेटी हूँ। रूहानी ने झूठ इसलिए बोला था कि मुझे ये न लगे कि वो किसी अमीर घर से है, क्योंकि वो जानती थी कि मुझे अपने जैसे आम लोगों के पास रहना पसंद है। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया और अपनी मोटरसाइकिल पर उसे उसके घर के मोहल्ले में छोड़ दिया था। रूहानी को ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया जीत ली है। वो आम सी बाइक, रूहानी बाइक की दोनों तरफ टांगे करके बैठी थी, तो मैं हैरान हो गया था। सर झटक कर मैंने बाइक चलाई थी। जैसे ही एक जंप आया, रूहानी फौरन मेरी कमर से आ लगी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, क्योंकि अपने बचाव के लिए रूहानी ने मेरी कमर पर अपने बाजू रख लिए थे। थोड़ी देर बाद वो बाइक उसके मोहल्ले में रुकी थी। अरे, आप यहाँ रहती हैं? मैंने हैरानी से पूछा। रूहानी ने हंसते हुए जवाब दिया, जी, मैं भी आपकी तरह आम घर की लड़की हूँ, जो बस जीने की कोशिश करती है। रूहानी को मुझसे मिलकर बहुत खुशी हुई थी और उसने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया था, और मैंने उससे दोस्ती कर ली थी। लेकिन मैं जल्द ही समझ गया था कि रूहानी एक बहुत जज्बाती है, और यही चीज़ मुझे डराती थी, क्योंकि मैं जानता था ये लड़की मेरे लिए लड़ सकती है। कॉलेज में कई लड़कियां मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती थीं, कोई अपनी अदा से, कोई अपने अमीर होने का दिखावा करके, लेकिन मैं कभी भी किसी को नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। रूहानी को इसी बात का प्राउड था। फिर जब रूहानी के बाप ने उसकी सगाई अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से तय करने की बात की, तो रूहानी खामोश नहीं रह सकी। उसने फौरन अपने डैडी से कहा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। चिराग कुमार गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराकर अपनी बेटी का कंधा थपथपाया और बोले, इस लड़के से कहना मुझसे आकर मिले। ये मेरी इकलौती बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। ये सुनकर रूहानी के तो होश उड़ गए थे। उसने फौरन मुझे एक कीमती पैंट सूट गिफ्ट में दिया। मैं हैरान हो गया, पूछने लगा, ये तुम कहाँ से लाई हो? रूहानी ने झूठा बहाना बनाया, ये मैंने अपनी पॉकेट मनी से बचाकर खरीदा है, ताकि तुम्हें गिफ्ट दे सकूं। और फिर वो बोली, जब मेरे डैडी से मिलोगे तो यही सूट पहनना प्लीज। मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम वो पहनोगे जो मैंने दिया है। मैं रूहानी की बातों की गहराई समझ नहीं सका, लेकिन रूहानी की ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि मैं वो महंगा सूट पहनकर उसके डैडी का दिल जीत लूं। और फिर मैं चिराग कुमार से एक आलिशान कैफे में मिला। ऐसा कैफे जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था, मैंने कभी नहीं देखा था। जब चिराग कुमार ने पहली बार मुझे देखा, तो मेरा चेहरा देखकर वो चौंक गए थे। मैं बहुत ही सादा इंसान था। मेरे चेहरे पर अमीरों वाला कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस मेरे कपड़ों से लग रहा था कि मैं किसी अमीर घर से हूँ। पहला सवाल जब चिराग कुमार ने मुझे किया, तो मैं चौंक गया था। उन्होंने पूछा, आपकी गाड़ी इनमें से कौन सी है? मैंने उनके इशारे को देखा। वो शीशे से बाहर इशारा करके गाड़ियों की तरफ देखकर पूछ रहे थे। फिर मैंने प्राउड से कहा, अंकल, दरअसल मैं तो यहाँ रिक्शा में आया हूँ। आज तो मेरी मोटरसाइकिल भी खराब हो गई। 1 साल तक उसने बहुत साथ दिया, लेकिन शायद अब वो भी हार मान गई। और आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी बेटी को इज्जत दूंगा। मेरी उससे पहले से बातचीत होती है, उसे मेरी ये सादगी पसंद है। मैंने उससे पूछा था कि अगर सारी जिंदगी मेरे साथ इस झोपड़ी जैसे घर में गुजारनी पड़े तो क्या वो राजी होगी? तो उसने प्राउड से कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहकर भी खुश रहूंगी। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ये सुनना था कि चिराग कुमार अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। बदतमीज इंसान, क्या मेरी बेटी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? मेरी बेटी कोई सड़क छाप लड़की नहीं है जो तुम उससे ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे फंसाने की?
ये कहते हुए चिराग कुमार ने मेरा कॉलर पकड़ लिया था। वहीं पास में उनका गार्ड खड़ा था, जो कि मेरा कॉलर पकड़ गया था। लेकिन चिराग कुमार के कहने पर मुझे छोड़ भी दिया। वो वहां से चले गए और मैं हाथों पर सर रखकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं कुछ सोचता, अगले ही पल चिराग कुमार दोबारा आ गए। वो गुस्से से बोले, खबरदार, जो आज के बाद मेरी बेटी से मिलने की कोशिश भी की, उसे कहना तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि वो तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाएगी। पता है तुम्हें, मेरा घर एक महल है, मेरा गाड़ियों का बिजनेस है, मेरी बेटी उसकी मालकिन बनेगी। जो तुम जैसे इंसान से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। ये ज़रूर एक टाइम पास होगा। मेरी बेटी को बचा लो। और आज के बाद अगर उसके पास भी गए तो मेरा नाम चिराग कुमार नहीं। अगर तुमने उसके आसपास कदम भी रखा तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। ये कहते हुए चिराग कुमार वहां से चले गए, जबकि ये सब सुनकर मेरा दिल टूट चुका था। मैं बार बार इस आलिशान रेस्टोरेंट को देख रहा था। मुझे अब घुटन हो रही थी। वो पैंट कोट जो रूहानी ने मुझे गिफ्ट में दिया था, मुझे फांसी का फंदा लग रहा था। पर मैं रूहानी को कैसे भूल सकता था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी मेरा इतना बड़ा टेस्ट लेगी। तुम मुझसे क्यों नहीं मिल रहे? रूहानी की आवाज रोने वाली थी। वो मेरे पीछे पीछे तेज कदमों से चल रही थी, मगर मेरे कदम और भी तेज हो गए, जैसे मैं उसकी यादों से भाग जाना चाहता हूँ। मेरे डैडी ने जो कुछ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे ऐसे नजरअंदाज मत करो रणवीर। उसने आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहा। मगर मेरा दिल जैसे पत्थर हो चुका था। मेरा पीछा छोड़ दो रूहानी, मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख सकता। मैंने गुस्से से कहा। आवाज में जहर नहीं था, बल्कि दर्द था। मगर रूहानी ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो रुकी नहीं, बस चलती रही। रणवीर, बस बहुत हो गया, ऐसा मत करो। मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकती। उसकी आवाज टूट रही थी। वो लड़की जो परियों जैसे महल में पली बड़ी थी, उस वक्त आम लड़कियों की तरह टूट चुकी थी। मेरे डैडी जज्बाती हैं, वो हर बात दिल पर ले लेते हैं। मैं उन्हें मना लूंगी, बस तुम मुझसे मुंह मत मोड़ो। मैंने सर झुका लिया था। एक लम्हे को मेरा दिल भी कांपने लगा था, लेकिन फिर वही हकीकत मेरे सामने आ गई थी। नहीं रूहानी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे डैडी जैसे लोगों को इम्प्रेस नहीं कर सकता। मेरे पास है ही क्या? तुमने जो मुझे दिया है वो धोखा था, और धोखा तुमने देकर अच्छा नहीं किया। आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना। क्यों रूहानी, क्यों मुझसे तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपाई? उस वक्त कॉलेज के स्टूडेंट ये एक तमाशा देख रहे थे। रूहानी की आंखों से आंसू अब बहकर उसके गालों पर फैल चुके थे। वो बिखर चुकी थी। फिर तुम ही कुछ कर लो ना। तुम बड़े आदमी बन जाओ, मेरे डैडी जैसे अमीर बन जाओ। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। ये कहते हुए वो रोने लगी थी। अमीर, मैं दिल में हंसा, लबों पर कड़वी मुस्कुराहट फैल गई। मैं चाहकर भी अमीर नहीं बन सकता रूहानी। अमीरी तो नस्ल से आती है, खून में बहती है। मुझे तो विरासत में गरीबी मिली है। टूटी हुई छत, कच्चा मकान, माँ की पुरानी सिलाई मशीन और अधूरे वो ख्वाब जो हर बार पैसों के सामने हार जाते हैं। ये कहते के साथ ही मैं फिर चलने लगा था, पर इस बार रूहानी ने मुझे जाने दिया था। वो उसी जगह पर गिर गई थी, पर कोई उस पर हंस रहा था। कुछ लड़के तरस भी खा रहे थे, पर लड़कियां तो चाहती ही यही थी कि वो हैंडसम लड़का उस लड़की का कभी ना हो सके। मैं घर आया तो माँ सिलाई मशीन पर थी और छोटा भाई रोटी का इंतजार कर रहा था। मैंने खामोशी से कमरे का दरवाजा बंद किया और टूटी अलमारी से अपनी किताबें निकाली। उसके बीच में कहीं एक पिक्चर थी, जो कि फिसल कर नीचे गिरी थी। वो रूहानी की पिक्चर थी, जिसे देखकर मैंने उस पिक्चर को अपने होठों से लगा लिया था। बस एक मौका अगर मिल जाए तो शायद सब कुछ बदल जाए रूहानी। लेकिन अगले ही लम्हे मैं सोचों में गुम हो गया कि एग्जाम की फीस कहाँ से आएगी, फॉर्म कौन भरेगा, माँ की दवाई के लिए तो पैसे ही नहीं हैं। ये सोचकर मैंने किताबें बंद कर दी और दीवार से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। आजकल तुम कहीं नजर नहीं आते रणवीर। क्या हुआ है? कॉलेज तो खत्म हो गया है, आगे पढ़ने का इरादा नहीं है क्या? एक साल बाद मैं अपने दोस्त के साथ ढाबे पर बैठा चाय पी रहा था, जब मेरे दोस्त ने मुझे टोका, तुम्हारी ड्राइवरी कैसी जा रही है? मैंने सुना है तुम दुबई जा रहे हो। बस ड्राइवरी छोड़ दी है क्या? मैंने नजरें चुराकर उसको जवाब देने के बजाय उससे सवाल किया था। दोस्त ने फिर कहा, अगर तुझे ड्राइव करना आता होता तो मैं अपनी जगह तुझे रखवा लेता, क्योंकि मेरा मालिक तो किसी और ड्राइवर पर यकीन ही नहीं करता। उनकी एक बेटी है, बस मैं उसी का गार्ड था, लेकिन उसके नखरे उठा उठाकर मैं तंग आ चुका हूँ। पर वो साहब हैं बहुत अच्छे।
अगर तुझे ड्राइविंग आती तो मैं ज़रूर बात करता उनसे। ये सुनकर मैं फ़ौरन सीधा होकर बैठ गया। तुम्हें किसने कहा मुझे ड्राइवरी नहीं आती? मैंने ड्राइविंग सीखी हुई है। अगर तुम चाहो तो अपने साहब जी से बात कर लो। मुझे भी पैसों की बहुत ज़रूरत है। बिना पैसों के मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता। मेरी दोस्त ने मेरी बात मान ली और वादा किया कि वो ज़रूर बात करेगा। मेरे चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जाग गई थी। मेरे दिल ने फैसला कर लिया था कि मैं हर हाल में ये एग्ज़ाम दूंगा। अब मैं पूरी तैयारी के साथ अपने मिशन की तरफ बढ़ने लगा। धीरज खन्ना अपने बड़े से लॉन में अखबार पढ़ने में बिजी थे जब नौकर ने आकर बताया कि नया ड्राइवर आ गया है। धीरज खन्ना ने उसे अंदर लाने का कहा। कुछ ही देर बाद मैं ड्राइवर की यूनिफॉर्म में अंदर आया। हल्के नीले कलर का सूट, सीरियस चेहरा और लंबा कद। मैं सच में बहुत हैंडसम लग रहा था। पहले तो धीरज खन्ना को शक हुआ कि ये लड़का सच में ड्राइवर है। आप क्या ड्राइवर हैं हमारे? धीरज खन्ना ने हैरानी से पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी मैं ही हूँ। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इतना खूबसूरत जवान ड्राइवर। क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है ना? मैंने हाँ के इशारे में सर हिलाया। चलो ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। वो मेरी बेटी रोज कॉलेज जाती है और मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटी को पलकों पर बिठाकर रखता हूँ। क्या तुम उसके बॉडीगार्ड बनोगे? क्योंकि मेरा और कोई काम नहीं, बस वही एक जिम्मेदारी है। उसका ख्याल रखना पड़ेगा। क्या तुम मुझसे वादा करोगे? धीरज खन्ना ने मुझे एडवांस में 50,000 भी दिए थे। मेरे चेहरे पर खुशी की चमक थी। मैंने धीरज खन्ना का हाथ थाम लिया था। अब मैं उस महल जैसी हवेली का ड्राइवर बन चुका था। मैं रोज शाम की ड्यूटी देने के बाद रात को अपने टूटे फूटे घर वापस आता और लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ता था, क्योंकि अब मैंने ठान लिया था मैं हर हाल में एग्जाम दूंगा। अब कोई बहाना नहीं था। पैसे अगर आ रहे थे तो अब बस मेहनत करनी बाकी थी। मैं सारी रात पढ़ता, सिर्फ 2 घंटे सोता और फिर सुबह सवेरे दोबारा हवेली चला जाता। अब तक मेरी मुलाकात धीरज खन्ना की बेटी से नहीं हुई थी। और फिर जैसे ही नौकर ने आकर मुझे बता और फिर जैसे ही नौकर ने मुझे आकर बताया, मैडम जी बुला रही हैं आपको, तो मेरा दिल दहक कर रह गया। क्या मैं अंदर चला जाऊं? मैंने घबराकर पूछा। जी, मैडम जी के लिए तो आपको उनके कमरे तक भी जाना पड़ेगा और उनकी हर बात माननी होगी। नौकर ने नजरें चुराकर जैसे शर्मिंदगी से कहा था। मैंने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। कमरे में आते ही जैसे मैं अलग ही दुनिया में आ गया। धीमी सी रोशनी, कमरे में पर्दे आधे खुले हुए थे। रोशनी की हल्की सी किरण पायल खन्ना के चेहरे पर पड़ रही थी। वो बेड पर सोई हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। ट्राउजर थोड़ा सा चढ़ा हुआ था, जैसे रात भर की नींद ने उसे थका दिया हो। चलो जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ। क्या घूर रहे हो? एक सुरीली मगर अकड़ भरी आवाज मेरे कानों में पड़ी, जिसे सुनकर मैं चौंक गया। पायल ने आंखें मलते हुए अंगड़ाई ली और जब उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी तो उसके चेहरे पर उलझन आ गई। कौन हो तुम? मेरा ड्राइवर कहाँ है? उसने आंखें छोटी करके मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा हो। मैंने नजरें झुकाते हुए कहा, मैं ही आपका ड्राइवर हूँ और बॉडीगार्ड भी। मैं भी पानी लेकर आता हूँ। ओह, हैंडसम तो हो, पायल ने धीरे से कहा, मगर इतने कि मैंने सुन लिया था। मैं बिना कोई जवाब दिए पलट गया। पायल ने शीशे की तरफ देखा। अब खेल शुरू होगा मिस्टर ड्राइवर। आपने अच्छा नहीं किया डैडी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रूहानी की आवाज भीग चुकी थी। आंखें सूजी हुई और चेहरे पर थकान की लहर छाई हुई थी। आज तीसरा दिन था। वो भूख हड़ताल पर थी, मगर चिराग कुमार अपनी बेटी की जिद के आगे झुकने वालों में से नहीं थे। लेकिन बाप आखिर बाप होता है। दिल से हार मान गया था। उन्होंने अपने हाथों से नरमी से चम्मच भरते और रूहानी के मुंह के पास ले जाते हुए बोले, बस थोड़ा सा खा लो बेटा। देखो, तुम कमजोर हो रही हो। रूहानी ने चम्मच पर नजर डाली, मगर मुंह नहीं खोला। मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया है रूहानी। उनकी आवाज में नमी थी, मगर लहजा वही पुराना था। एक मामूली सा गरीब लड़का, वो तुम्हारा फ्यूचर कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होते देख सकता। ये सुनकर रूहानी की आंखों में आंसू आ गए। और क्या आपने मेरी खुशी देखी डैडी? क्या आपने एक पल को सोचा कि वो मुझे कितना खुश रखता है? क्या आपने कभी मेरी मुस्कुराहट की कीमत लगाई? चिराग कुमार का दिल हिलकर रह गया। वो एक लम्हे के लिए खामोश हुए। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मेरी कमजोरी भी हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें किसी ऐसे हाथों में नहीं दे सकता जो तुम्हारी जिंदगी खराब कर दे। रूहानी ने उनका हाथ थामा। आंखों में आंसू थे। डैडी, अगर वो आज गरीब है तो कल भी रहेगा क्या? क्या अमीरी सिर्फ दौलत से होती है? प्लीज डैडी, कुछ वक्त दीजिए, वो खुद को बदल देगा।
सिर्फ एक मौका दीजिए। चिराग कुमार ने नजरें चुराकर सर झटक दिया। बेटा, अमीरी विरासत में मिलती है, ये ख्वाब देखने से हासिल नहीं होते। ऐसे लोग सिर्फ दुख देते हैं और मैं तुम्हें कभी टूटा हुआ नहीं देख सकता। ये कहकर वो दोबारा चम्मच बढ़ाने लगे, मगर रूहानी ने हाथ पीछे खींच लिया और तेजी से उठकर खामोशी से वॉशरूम में चली गई। दरवाजा बंद होने की आवाज जैसे चिराग कुमार के दिल पर लगी थी। आउच! मेरा पैर! पायल ने हल्की सी चीख मारकर खुद को नीचे फर्श पर गिराया। वो इस वक्त स्टूल पर चढ़कर कोई चीज उतारने का नाटक कर रही थी और जैसे ही मौका मिला, बड़ी चालाकी से जमीन पर बैठ गई। अब आता ही होगा, वो मुस्कुराकर बड़बड़ाई और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगले ही पल मैं तेजी से कमरे में आया। मेरी आंखों में परेशानी थी। क्या हुआ मैडम? मैं उसके पास घुटनों के बल बैठा, जैसे बोतल का जिन हाजिर हो गया हो। पायल ने बड़ी मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें मेरी आंखों में डालकर कहा, मेरे पैर में दर्द है, शायद मूंछ आ गई है। क्या तुम मुझे बेड पर उठाकर ले जा सकते हो? मैंने गर्दन फौरन झुका दी। चेहरा लाल हो गया। मैडम, मैं आपको उठा नहीं सकता। मेरा मतलब है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं सहारा दे सकता हूँ। ये सुनते ही पायल को गुस्सा आ गया था। वो एक झटके से अलग हुई। क्या फायदा? तुम्हें कोई काम ढंग से नहीं आता। आप कान खोलकर सुनो, कल कॉलेज जाना है और खबरदार जो बाहर खड़े नजर आए। ये सुनकर मैं घबराया। मैम, मतलब? पायल ने मुझे मौका ही नहीं दिया बोलने का। बस गेट 1 से अंदर आ जाना। मुझे सबको दिखाना है कि मेरे साथ कौन आता है। अगले दिन जैसे ही मैं कॉलेज के अंदर गया, पायल फौरन मेरी तरफ बढ़ी और मेरा बाजू थाम लिया। मैडम जी, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने घबराकर इधर उधर देखा। चुप रहो और मेरे साथ चलो। पायल की नजरें इधर उधर घूम रही थीं, जैसे सबको बताना चाहती हो कि वो किसके साथ है। मैं हिचकिचाते हुए गाड़ी तक पहुंचा और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैं फट पड़ा। मैडम, आपने अच्छा नहीं किया। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मेरी जॉब जा सकती है। ये सब पायल जोर जोर से हंसने लगी। तुम अभी तक समझ ही नहीं पाए, मुझसे पूछे बिना कोई हायर नहीं होता और मुझे बताए बिना किसी को फायर नहीं किया जाता। वो मेरे पास आई। तुम मेरे नौकर नहीं, मेरे दोस्त हो, और जो मेरा दोस्त है उसे कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। उसकी आंखों में अजीब सी जलन थी। मैंने उसकी बात सुनी तो अगले ही पल ब्रेक लगाकर अचानक मैंने गाड़ी रोक दी। मेरा मतलब है, तुम्हें कभी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। अब गाड़ी सीधी चलाओ। पायल ने सन ग्लासेस आंखों पर लगाया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी मेरे ऊपर थीं। अचानक से उसे पता नहीं क्या सूझी थी कि वो बोली, गाड़ी रोको। मैंने सवालिया नजरों से देखा, मगर गाड़ी रोक दी। अगले ही लम्हे पायल फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। मैं हैरान रह गया। क्या हुआ? अब मैं दोस्त हूँ तो दोस्त के साथ पीछे नहीं बैठा जाता। वो मुस्कुराकर बोली, फिक्र मत करो, मेरे डैडी से घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी नजर मेरे हाथों पर गई, जो क्लच पर मजबूती से जमे हुए थे। अगले ही पल उसने नरमी से अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मुझे रूहानी के साथ बिताया एक एक लम्हा याद आ रहा था। जब भी मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया, एक खामोशी गाड़ी के अंदर छा गई, लेकिन पायल के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। तुम इंगेज हो? मैं गहरी सोचों में गुम था। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके सवाल पर मैंने नाक के इशारे में सर हिलाया। अच्छा, तो फिर किसी को पसंद करते हो? मैं खामोश रहा। हाँ या नहीं? इस खामोशी ने पायल को बेचैन कर दिया था। अगले ही पल मैंने नाक के इशारे में सर हिला दिया। ये सुनकर तो पायल बहुत खुश हो गई थी। वो दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि अब उसे उसकी मोहब्बत मिल गई है। और तो और उसके कॉलेज की सारी दोस्तों को ये पता चल गया था कि मैं उसका दूर का रिलेटिव हूँ, जो उनके यहाँ रहने के लिए आया हुआ है। उसने किसी को नहीं बताया था कि मैं उसका ड्राइवर हूँ। ही इज सो हैंडसम यार। ये तो तुम्हारा रिलेटिव है ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? कि हमारी सेटिंग करवा सकती हो? उसका नंबर ही दे दो। एक लड़की मुझे देखकर अपने होठों को दबाकर पायल को कहने लगी, जबकि दूसरी ने कहा, हाँ, फिर तो इसके बाद मुझे इसका नंबर दे देना। क्या ये लड़का हमें अफोर्ड कर लेगा ना? उसकी डिमांड हाई तो नहीं है ना? ये सुनकर पायल के होश उड़ गए थे। तुम्हारा नंबर बाद में आएगा, सबसे पहले मेरा नंबर है, और बस तुम देखो मैं कैसे इसे अपने हुस्न से अपनी तरफ खींचती हूँ। अभी तक तो ये मेरे साथ ही फ्रैंक नहीं होता। बहुत सख्त लड़का है, लेकिन सख्त लड़के को पिघलाना कैसा होता है ये तो मुझे अच्छे से आता है। वो आंखों ही आंखों में मुझे देख रही थी, जो बाहर गाड़ी के पास खड़ा बस उसके इंतजार में था। चलो, मैं चलती हूँ।
उसे और तड़पाकर मुझे क्या मिलेगा, ये कहते ही वो आह मारकर वहां से चली गई थी। अरे यार, पायल के तो मजे हैं। कितना खूबसूरत, कितना हैंडसम लड़का मिला है उसे। और जो उसके घर में ही रहता है, उसकी तो हर रात रंगीन हो सकती है, अगर ये समझे तो। और हम तो शायद सिंगल ही मरेंगे। एक दोस्त ने पायल के बारे में शिकायत की, जबकि दूसरी फौरन बोली, तो तुमने सुना नहीं, ये लड़का बहुत सख्त है। मुझे नहीं लगता पायल जैसी दिलफेक लड़की के सामने हार मान लेगा। ऐसे लड़के काफी मजबूत सोच के मालिक होते हैं, और हम भी देखते हैं पायल उसे कैसे जीतती है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो लड़का अब तक पायल को अपने आप सौंप चुका होता। उसकी दोस्त उसके बारे में चुगलियां कर रही थी। डैडी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे कॉलेज नहीं जाना, और आपको मेरी स्टडीज की इतनी फिक्र है, तो फिर अब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों जाऊं? मुझे वहां जाकर क्या मिलेगा? और फिर मैंने आपका बिजनेस भी तो संभालना है, तो फिर मैं कॉलेज ही क्यों जाऊं? जब से मेरा बैच पास आउट हुआ था, रूहानी उसी वक्त से कॉलेज जाना छोड़ चुकी थी। उसके बाद रही सही कसर उसके डैडी ने खुद पूरी कर दी थी। वो अब उसे समझा रहे थे, लेकिन रूहानी मानने वाली कहाँ थी। उसके डैडी जानते थे रूहानी के सर से इस रणवीर नाम का भूत कैसे उतारना है। तभी उन्होंने रूहानी के लिए खूबसूरत नस्ली घोड़े तुर्की से मंगवाए थे, और बर्थडे पर वो गिफ्ट देना चाहते थे ताकि वो खुश हो जाए। और यही हुआ था। रूहानी का अगर पहला प्यार मैं था, तो दूसरा प्यार वो नस्ली घोड़े थे। ये सुनकर वो अपने डैडी के सीने से लग गई थी। ऐसे ही चिराग कुमार ने गहरा सांस लिया कि उनकी बेटी ने कम से कम खुशी से उनसे बात तो की। उसने अपनी बर्थडे की खुशी में अपने फार्म हाउस पर पार्टी रखी थी, ताकि वो दोस्तों को वो घोड़े भी दिखा सके। वो बहुत ज्यादा खुश थी। इसी खुशी में वो एक पल के लिए मुझे भी भूल गई थी। उसने लाल रंग की स्लीवलेस मैक्सी पहनी थी, जिससे उसका दूधिया शरीर झलक रहा था। उसके लंबे बाल उसकी कमर को छुपा रहे थे। वो बहुत ज्यादा खुश थी, और बस फार्म हाउस के दरवाजे पर खड़ी अपने आने वाले फ्रेंड्स का वेलकम कर रही थी। वो सारी दोस्तों से गिफ्ट ले रही थी। बस उसे इंतजार था तो सिर्फ और सिर्फ पायल का, क्योंकि पायल उसके डैडी चिराग कुमार के दूर के दोस्त मतलब कि धीरज खन्ना की बेटी थी। और कुछ देर पहले ही उसके डैडी ने बताया था कि उनकी दोस्त की बेटी भी घोड़े देखने के लिए स्पेशल आएगी, और वो उसका वेलकम करे। रूहानी अब उसी का इंतजार कर रही थी, जब अगले ही पल एक बड़ी सी गाड़ी फार्म हाउस के बीच में आकर खड़ी हुई थी। लेकिन उससे पहले कि वो पायल को देखती, अचानक से एक इंसान ड्राइविंग सीट से निकला था। मैंने ब्लैक जीन्स और वाइट शर्ट में उसके आगे बढ़कर अपने साथ वाली सीट का दरवाजा खोला था, और फिर पायल वहां से निकली थी। लेकिन मुझे देखकर तो रूहानी एक पल के लिए ठिठक गई थी। वो कितने टाइम बाद मुझे देख रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस हुलिये में मेरे सामने होगी। वो तो एक जगह पर भूत बनकर रह गई थी जब पायल ने आगे बढ़कर उसे हेलो कहा और उसके गले लगी थी, और वो बुके उसे थमाया था। फिर कुछ शॉपिंग बैग्स उसने मुझे थमाए थे। ये लो, ये बैग्स मैडम से पूछकर किसी जगह पर रख दो। ओके। रूहानी ये सब देखकर घबरा कर रह गई थी, जबकि मेरा भी यही हाल था। मैं पहले तो घबरा रहा था, फिर अगले ही पल खुद पर कंट्रोल पा लिया था। मैंने एक नज़र अपने सामने रूहानी को देखा था, जैसे मैं पलके झपकना ही भूल गया हूँ। मुझे कुछ देर पहले ही तो पायल ने कहा था कि वो अपनी दोस्त की पार्टी में जा रही है। मुझे कहाँ पता था कि वो दोस्त रूहानी होगी। ये लीजिए, मैडम की तरफ से ये कुछ गिफ्ट्स हैं। मैं सर झुकाए धीमे लहजे में बोला, तो रूहानी को ऐसा लगा जैसे जमीन फटे और वो उसमें चली जाए। मैंने रूहानी से रुख मोड़ लिया था। सारी पार्टी का मजा खराब हो गया था। फॉर्मेलिटी के लिए उसने अपने घोड़े तो अपनी फ्रेंड को दिखा दिए थे, लेकिन अब पार्टी में बस एक तरफ जाकर बैठ गई थी। जब उसके पास पायल आई थी, अरे रूहानी, क्या हो गया है? तुम्हारी पार्टी है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं होस्ट कर रही हूँ। तभी रूहानी ने बताया कि वो थक गई है। तो फिर पायल ने सारे फ्रेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था, ताकि वो सब बोर ना हो जाएं। जब अगले ही पल किसी ने उससे पूछा था, अरे वो जो तुम्हारे साथ हैंडसम सा लड़का आया है, वो कौन है? मुझे लग रहा है ड्राइवर है। सारी फ्रेंड्स आपस में बातें कर रही थी, जबकि रूहानी ये सुनकर घबरा कर रह गई थी। उसे घबराहट हो रही थी। अगले ही पल उसने अपने खुले बालों को जूड़े में बांध लिया था। तब पायल ने बेताबी से कहा था, है तो मेरा ड्राइवर, लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, वो मेरा पर्सनल असिस्टेंट भी है। और पता है ना, पर्सनल असिस्टेंट को जो भी काम कहो वो फौरन करता है। पायल सामने खड़े मुझे देखकर प्राउड से बोली थी, जबकि ये सुनकर तो रूहानी के चेहरे का रंग उड़ गया था। अच्छा, तो ऐसी बात है, तुम जो बोलोगी वो कर लेगा।
फिर तो तुमने अपनी सारी ख्वाहिशें उससे पूरी करवाई होंगी। उसकी एक कॉलेज फ्रेंड ने, जो कि रूहानी की दूर की फ्रेंड थी, उसने जैसे ही ये बात कही तो पायल ने बड़ी शान से कहा, हाँ, ऐसी ही बात है। अभी तुम रुको, देखना मैं अभी इसे अपने पास इसी फार्म हाउस में बुलाऊंगी तो देखना दौड़ा चला आएगा। जब एक दोस्त बोली, बोलने से तो कोई काम नहीं होगा। अगर शर्त लगानी है तो पूरी रात की लगाओ ना, उसे हासिल कर कर दिखाओ, फिर हम मानेंगे। ये सुनकर दूर बैठी रूहानी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। वो फौरन मुझे देखने लगी थी, जो कि बाहर खड़ा था। कुछ देर बाद वो डरती हुई बेचैनी के साथ मेरे पास आई। क्यों आए हो तुम दोबारा यहाँ? मुझे देखने आए थे कि मैं तड़पती हुई कैसी लगूंगी? उसने आगे बढ़कर मेरा कॉलर पकड़ लिया था। ये क्या कर रही हो? पता है ना, पायल ने अगर देख लिया तो क्या होगा? फिर मैंने रूहानी के हाथों को दूर करा था। ये कब से चल रहा है? तुम्हें क्या मजबूरी पेश आ गई थी यूं किसी का ड्राइवर बनने की? वो मुझे देखकर शिकायत करने लगी। जब अगले ही पल मैं वहां से दूर चला गया था, वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो मुझे कैसे बता देती कि अंदर पायल मेरे बारे में कैसी बातें कर रही है? वो मुझे बहकाना चाहती थी, मुझे सेड्यूस करना चाहती थी, जिसका मुझे मतलब तक नहीं पता था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जब मुझे बुलाया गया कि पायल उस कमरे में मुझे बुला रही है, तो सामने से रूहानी ने आकर मुझे रोक लिया था। तुम उस रूम में नहीं जाओगे, ये बस उसकी चाल है। तुम्हें नहीं पता वो वहां तुम्हारे साथ क्या करेगी। तुम्हें पता है ना पायल कैसी लड़की है? रूहानी मुझसे रोकर बोली, जबकि मैं उसे दूर कर गया था। मेरा काम है ये, अगर एक भी गलती हुई तो फिर अपनी जॉब से चला जाऊंगा। मेरे रास्ते से हटो रूहानी। और मैंने अपने एक हाथ से रूहानी को हटाकर उस कमरे की तरफ देखा था। और कुछ देर बाद मुझे सब समझ आ गया था। जब पायल ने मेरे सामने अपने आप को पेश किया था, मुझे अब पता लगा था कि रूहानी सच कह रही थी। वो जो खिड़की से ये सारा नज़ारा देख रही थी, उसने आंखें बंद करके एक गहरा सांस लिया था। उसे यकीन हो गया था उसकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ उसकी है। मैं फार्म हाउस के बाहर गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा था, लेकिन पायल, उसकी तो सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट आई थी। पहली बार उसे किसी ने ठुकराया था। वो कैसे मेरे साथ जाती? वो तो कब की कैब करवाकर वापस चली गई थी। उसने ठान लिया था कि वो मुझे बर्बाद कर कर रहेगी। सारी लड़कियां फार्म हाउस से जा रही थीं और फिर थककर मैं फिर से फार्म हाउस के अंदर जाने पर मजबूर हो गया था। फार्म हाउस सारा खाली हो गया था, बस एक कमरे में रोशनी दिखाई दे रही थी। तो मैंने उसी कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और फिर जैसे ही मैंने अंदर देखा तो वहाँ रूहानी खड़ी थी, जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसकी दूधिया कमर नजर आ रही थी, उसके बालों का बन बना हुआ था। ये देखकर मैं एक पल के लिए ठिठक कर रह गया था। हम दोनों इस वक्त अकेले थे। मेरी आंखों में बस थकावट ही थकावट थी। कुछ देर पहले अपने सामने मैं उस लड़की को देख चुका था, जिसमें मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कैसे खुद को संभाला था, अपनी जवानी को सेफ रखा था, ये सिर्फ मैं ही जानता था। मैंने अपनी जवानी को सिर्फ इस लड़की के लिए सेफ रखा था, जो कि अब मेरे सामने थी। मेरे होठों से रूहानी का नाम निकला तो रूहानी अपना नाम सुनकर फौरन पीछे मुड़ी थी। मुझे अपने सामने देखकर वो तड़पकर भागती हुई मेरे सीने से आकर लग गई थी। अगले ही पल मैंने भी उसकी कमर के पास अपने बाजू बांध लिए थे। न जाने कितने टाइम से रूहानी ने इस लम्हे का इंतजार किया था। वो मेरे सीने से लगी रोए जा रही थी, जबकि मैं उसकी कमर को थपथपा रहा था। कुछ देर बाद वो मुझसे अलग हुई थी, जबकि मैंने अभी भी उसे अपनी बाहों में लिए हुए था। मैं उसकी आंखों में देख रहा था, तब रूहानी की आंखों में जीत की चमक थी। उसने आज मुझे जीत लिया था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती रणवीर, अब बहुत हो गया। आज मुझे पता चल गया है तुम भी सिर्फ मेरे हो। आज तुमने मुझे जीत लिया है। अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर मैं उसके चेहरे पर झुक गया था। मैं उसके चेहरे पर अपनी निशानी छोड़ रहा था। कुछ देर बाद गहरी सांस लेकर मैं उससे अलग हुआ और सीरियस लहजे में बोला, बस कुछ देर इंतजार कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर आऊंगा। तुम्हारे बाप से तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा, उसके बाद तुम मेरी पत्नी हो जाओगी। हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। और देखना, तुम्हारे डैडी खुद रिश्ते के लिए हाँ करेंगे। ये कहते के साथ ही मैं आखिरी मोहर उस पर लगाकर वापस चला गया था, जबकि रूहानी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसका चेहरा लाल हो चुका था। वो हाथों से मेरे होठों को महसूस कर रही थी। रात काफी हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था पायल कहाँ गई है, और अगर धीरज खन्ना मुझसे पायल का पूछ लेते तो मैं क्या जवाब देता। मैं पूरी हवेली में पायल को ढूंढ रहा था। जैसे ही मैं बेसमेंट में पहुंचा, बेसमेंट की रोशनियां जलती देखकर अंदाजा लगा चुका था कि पायल बेसमेंट में है।
मैं कभी भी बेसमेंट में नहीं गया था, पर इस बार बेसमेंट में जाकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं हैरान रह गया था क्योंकि धीमे-धीमे बहकी हुई आवाज आ रही थी, जबकि बेसमेंट की पिछली तरफ से दरवाजा खुला था, जहां से कुछ लड़के नशे से झूलते हुए अंदर आ रहे थे। कुछ लड़कियां भी आ रही थीं। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। जब मैंने अंदर पायल को इस गंदी हालत में देखा, तो मेरी जान निकल गई थी। कुछ लड़के पायल को अपने साथ एक कमरे में ले जा रहे थे। जब एक लड़की ने मुझे अपने साथ आने की दावत दी, तो ये सुनकर मेरे कानों से धुआं निकलने लगा था। एक लड़का जो बिल्कुल नशे में झूल रहा था, मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया था। बताओ, तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? सच सच बताना, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं उसे खींच कर साइड पर ले आया था। जब उसने कहा, ये क्लब पायल मैडम को उनके फादर की तरफ से मिला हुआ है, जिसे वो अपनी मर्जी से चलाती हैं और पैसे लेती हैं। ये रात को ही चलता है। यहाँ पर हर दर्द की दवा है। अगर आप चाहें तो किसी भी लड़की को खरीद सकते हैं, लेकिन बदले में पायल मैडम को कुछ पैसे देने होंगे। ये सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। मैंने उस नशे में झूलते हुए लड़के को पीछे फेंका और खुद बाहर आ गया। मुझे नहीं पता था ये हवेली जो सामने से इतनी खूबसूरत लगती है, उसके अंदर ऐसी ऐसी साजिश फैली हुई है। मैंने फौरन सोच लिया था, अगले दिन ही मैं इस जॉब से रिजाइन दे दूंगा। मैं ऐसे बिगड़े इरादे रखने वाले लोगों के साथ काम नहीं कर सकता था। मैं यही तो जवाब देने के लिए धीरज खन्ना के पास गया था। जब अगले ही दिन धीरज खन्ना ने खींचकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। जाहिल इंसान, तूने मेरी बेटी का दिल कैसे तोड़ा? तुझे शर्म नहीं आती? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरी बेटी को ठुकराने की। तूने उसे कैसे ठुकरा दिया? एक रात ही तो मांगी थी उसने। तूने मेरी बेटी की फीलिंग की परवाह नहीं की। अब मैं तुझे ऐसी मार मारूंगा कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा। धीरज खन्ना मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ मारकर जहर उगल रहे थे, जबकि वो खुद नहीं जानता था कि उसकी बेटी क्या कर रही है। मैंने उन्हें बताने की कोशिश की, तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, ये तुम्हें पता है? तुमने उसे बेसमेंट में क्या खोल कर दिया है? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर पुलिस ने रेड डाल दी तो फिर कहाँ मुंह छुपाए फिरोगे? मैंने इतने यकीन से कहा कि ये सुनकर धीरज खन्ना जोर जोर से हंसने लगे। तो क्या कर लेगा? किसको जाकर बताएगा? पुलिस को? मैंने तो सबको खरीदा हुआ है। तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसे ही ये काम कर रहा हूँ? तो कुछ भी नहीं कर सकता। दफा हो जा यहाँ से। धीरज खन्ना ने बेइज्जती करके मुझे वहां से निकाल दिया था, लेकिन मुझे जरा सी भी परवाह नहीं थी। मैं तो वैसे भी इस जॉब को छोड़ना चाहता था। मैं जिस मकसद के लिए यहाँ जॉब कर रहा था, मेरा वो मकसद पूरा हो चुका था। अब तो बस मुझे अपने रिजल्ट का इंतजार था। जब रिजल्ट आए और मैं पास हो जाऊं, मैंने सोच लिया था सबसे पहले मैं धीरज खन्ना जैसे इंसान का असली रूप सबके सामने लाऊंगा। मैं जैसे ही घर आया था, मेरे मोबाइल पर रूहानी की कॉल आई थी। मैं फोन लेकर छत पर चला गया था। कितने टाइम बाद रूहानी ने मुझसे बात करने की कोशिश की थी। मोहब्बत की जिस दीवार में दरारें आ रही थी, अब वो मरम्मत होने वाली थी। अगले दिन मेरा रिजल्ट था और फिर ये देखकर मैं खुशी से कूदने लगा था, क्योंकि मैं अब डीएसपी की सीट पर आ गया था। मैंने सीएसएस का एग्जाम पास कर लिया था। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई थी। मुझे एक बहुत बड़ा सा बंगला मिला था, जिसके साथ ही मुझे वो प्रोटोकॉल भी मिला था। और सबसे पहले मैंने फौरन फैसला किया था कि धीरज खन्ना को सबक सिखाऊंगा और उसकी बेटी पायल को जेल के पीछे डालूंगा। इस काम में मैं इतना मगन हो गया था कि रूहानी को बार बार इग्नोर कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि जब मैं रूहानी के सामने यही वर्दी पहनकर जाऊंगा तो रूहानी भी हैरत से हैरान हो जाएगी। लेकिन इससे पहले तो मुझे अपने मिशन को पूरा करना था। ऐसे ही मैं उस हवेली में पहुंच गया था। अपनी सारी टीम को लेकर मैंने वो क्लब सील करवा लिया था। जिस वक्त पायल क्लब में थी, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। धीरज खन्ना को जेल की सलाखों के पीछे कैद कर लिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चिराग कुमार को जब पता चला कि उनके दोस्त धीरज खन्ना को जेल हो गई है, तो वो परेशान हो गए थे। जब उन्होंने अपनी बेटी को बताया, तो रूहानी को याद आया कि कैसे पायल ने मुझे बहकाने की कोशिश की थी। वो नफरत से बोली, डैडी, वो इंसान ऐसा ही होगा। पता नहीं आपने उसके साथ क्यों दोस्ती की है। मैं नहीं मानती कि आपको उसे छुड़वाना चाहिए। लेकिन चिराग कुमार अपनी बेटी की बात सुने बगैर ही पुलिस स्टेशन चले गए थे। वो कहाँ जानते थे कि उनकी मुलाकात किससे होगी। वो जब ऑफिस में पहुंचे तो मैं पीछे मुंह करके कुछ पढ़ने में बिजी था। कहाँ है डीएसपी? ये आवाज सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। ये सुनी सुनाई आवाज जिससे मुझे ताने मिले थे, मैं कहाँ ये आवाज भूल सकता था। मैंने कुर्सी घुमाकर जब सामने देखा तो चिराग कुमार को देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। चिराग कुमार इससे पहले कोई बात करते सामने मुझे देखकर
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डीएसपी कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है, उसे बुलाओ। वो तो लापरवाही से बोले थे। जब मैं अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ, जिस डीएसपी से बात करने के लिए आप आए हैं, वो डीएसपी आपके सामने ही खड़ा है और उसी ने आपके दोस्त धीरज खन्ना को जेल के पीछे खड़ा किया है। ये सुनकर तो चिराग के चेहरे के रंग उड़ गए थे। संभलने के लिए उन्होंने कुर्सी का सहारा लिया था। ये तुम क्या कह रहे हो? उसने क्या किया है आखिर? वो इंसान मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले थे। जब मैंने सारे सबूत उनके सामने रख दिए थे, तो चिराग कुमार को पहली बार धीरज खन्ना की सच्चाई दिखाई दी थी। उन्हें नहीं पता था कि वो इंसान ऐसा निकलेगा। वो नजरें चुराने लगे थे, उनका सर झुका हुआ था। क्या अभी भी अपने दोस्त की तरफदारी करेंगे आप, जिसके इतने इलीगल ठिकाने हैं? मुझे तो नहीं लगता। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। चिराग कुमार एक पल में बदल गए थे। वो नरम लहजे में बोले और वहां से चले गए थे और फिर वापस अपने घर आए थे। जब रूहानी उनसे पूछने लगी थी, क्या हुआ डैडी? उस बदतमीज इंसान को आपने फ्री करवा दिया होगा, सिफारिश कर दी होगी, रिश्वत दे दी होगी डीएसपी को। रूहानी कहाँ जानती थी कि डीएसपी तो मैं हूँ, जो रिश्वत पर बिल्कुल काम नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर चिराग कुमार मुस्कुराए थे। अगर मैं तुम्हें बताऊं कौन था डीएसपी, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगी? रूहानी से उसका बाप टूटे हुए लहजे में बोला था। क्या हुआ है डैडी? कौन था डीएसपी जिसने आपका मुंह भी बंद कर दिया? रूहानी को पहली बार ऐसा लगा था कि किसी ने उसके डैडी को हरा दिया है। जब उसके डैडी ने उसे बताया कि कैसे उनका सामना डीएसपी रणवीर से हुआ था, तो ये सुनकर रूहानी के चेहरे का रंग उड़ गया था। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक रूप आ गया था। ये आप क्या कह रहे हैं डैडी? क्या ये सच है? उसे यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, ये सच है। मैंने अपनी आंखों से उसे डीएसपी की कुर्सी पर बैठे हुए देखा था। उसकी यूनिफॉर्म भी डीएसपी वाली थी। उसने मुझे चुप कर दिया। फिर बताओ कैसे वो मेरी सिफारिश अपनाता? उनकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे उन्हें पहली बार अपनी बेटी की पसंद पर बहुत ज्यादा प्राउड हुआ हो। वही चिराग कुमार जो बहुत टाइम पहले अपनी बेटी की पसंद पर गुस्से में आ गए थे, आज उसे अपनी बेटी की पसंद पर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। तभी रूहानी अपने डैडी की गले से लग गई थी और फिर बड़ी चाहत से बोली थी, डैडी, आपको पता है उसने मुझे कहा था कि वो बहुत जल्दी मेरा रिश्ता लेकर आएगा और आप मेरा रिश्ता उसे दे देंगे। और देख लीजिए, मुझे लग रहा है कि वो टाइम आने वाला है जैसा उसने मुझसे वादा किया था। डैडी, क्या आप अब तो उससे मेरा रिश्ता पक्का कर देंगे ना? रूहानी उनके सीने से लगकर रोकर बोली थी, जबकि चिराग कुमार ने प्यार से अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया था। उसके माथे को चूमते हुए बोले थे, मुझे तो उस इंसान को समझने में गलती हो गई। काश मैं पहले ही समझ पाता कि उसमें कुछ करने का जुनून है। वो तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखेगा, तो पहले ही मैं तुम्हें उसे सौंप देता। वो टूटे हुए लहजे में बोले थे। आज वो बहुत खुश थे। आज हमारी सगाई हो गई थी। रूहानी के हाथों में मैंने जब अंगूठी पहनाई, तो वो खुद को आसमानों में उड़ते हुए महसूस कर रही थी। इससे पहले कि मैं घर जाता, रूहानी ने इशारे से मुझे अपने रूम में बुलाया था। वो अपने रूम में मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं अभी तक नहीं आया था। वो घबरा गई तो उसे पता चला कि मैं अपनी फैमिली के साथ वापस चला गया हूँ। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। वो 2 दिन नाराज रही। तीसरे दिन मैं अपनी यूनिफॉर्म पहनकर उसके पास आया था। मैंने फूलों का बुके उसे दिया था ताकि वो मान जाए। मैं अब शादी से पहले मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं शादी से पहले मिलूंगा तो मैं जरूर हद पार कर बैठूंगा। मैं अपनी इस मोहब्बत को साफ रखना चाहता था, लेकिन रूहानी थी जो समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। और इसलिए उसकी जिद के खातिर मैंने अपनी माँ को राजी करके 1 हफ्ते बाद शादी का फैसला किया था। 1 हफ्ते बाद हम दोनों की शादी थी। वो लाल रंग के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हमारी शादी हो चुकी थी। मैं उसे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया था। उसे मेरे कमरे में लाकर बिठा दिया गया था। वो कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैं कमरे में आया, उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। मैं धीरे से उसके पास जाकर बैठा और उसका घूंघट उठाया। मैंने सबसे पहले प्यार से उसे अपने सीने से लगा लिया था और बोला, तुम जानती नहीं हो मैंने इस दिन के लिए कितना इंतजार किया है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ रूहानी। जब वो भी भीगी हुई आवाज में बोली थी, आई लव यू, और मैंने धीरे से उसे अपने सीने से दूर किया और उसके होठों को अपने होठों में लेकर उसे बेड पर लिटा दिया था। मैंने पूरी रात उसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोता रहा था। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही बाकी रह गई थी। जितने गम हम देख चुके थे, अब कोई गम हमारी जिंदगी में नहीं आने वाला था। हम दोनों अपनी खुशी भरी जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।